नमस्कार दोस्तों। आज की जो घटना है वह उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की है। करीब 22 साल की एक लड़की अचानक से लापता हो जाती है। उसके परिवार वालों को जब उसके लापता होने की सूचना मिलती है तो परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। परिवार में जो उसकी माँ, भाई, बहन या आसपास के जितने भी लोग थे उस लड़की की तलाश कर रहे थे। आखिरकार तीसरे दिन वो लड़की मिल जाती है, लेकिन जिस रूप में मिलती है उस रूप की शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल वो लड़की, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, हाथ और पैर बंधे हुए थे, उसकी आंखें फोड़ दी थी, हाथ पैर तोड़ दिए थे। उसके शरीर पर लगभग 30 से ज़्यादा निशान पाए जाते हैं। जैसे ही सूचना पाकर गांव के लोग मौके पर पहुंचते हैं तो लोगों ने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा वो देखते ही रह गए। दरअसल उसकी सगी बहन बेहोश होकर गिर जाती है, साथ ही गांव की 2 महिलाएं होती हैं वो भी बेहोश होकर गिर जाती हैं। दरअसल उस लड़की के साथ ऐसी हैवानियत हुई थी कि उसकी पॉटी तक निकल जाती है। मामला यहाँ तक पहुँच जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दराज तक फैल जाता है। जो क्षेत्र के सांसद होते हैं जिनका नाम अवधेश प्रसाद होता है, वह मौके पर आते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही वह जोर जोर से रोकने लगते हैं। अब यह मामला न केवल उस जिले तक सीमित था बल्कि पूरे देश भर में फैल जाता है। देश का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं बचा था जो इस घटना पर चर्चा शुरू नहीं करता। दरअसल इस घटना के बारे में यह जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस घटना में क्या हुआ था, उस लड़की के साथ क्या हुआ था और कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने इस तरह की हैवानियत को अंजाम दिया। इस घटना को दिल्ली में हुई निर्भया कांड की घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की है। एक गांव लगता है वहाँ की है। ये सच्ची घटना है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 30 जनवरी 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास की। गांव की एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल के लगभग आसपास होती है, गांव में ही एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। वह अपने परिवार वालों से कहकर जाती है कि मैं धार्मिक कार्यक्रम में जा रही हूँ। दरअसल इससे पहले भी अकेली जाती थी वह, तो इसलिए घर वालों ने, परिवार वालों को कोई ऐसी बड़ी बात नहीं लगी। वह चुपचाप अपने वापस भी चली आती थी, लेकिन घर वाले उसको लेकर भूल जाते थे और वह सो जाते। जब उनकी आँख खुलती है तो भूल जाते हैं तो वह सो जाते हैं, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो बेटी से पूछते हैं, वह आई नहीं। दरअसल जो बेटी होती है वह थोड़ी मानसिक रूप से कमज़ोर होती है, यानी जो उसके विकास का, दिमाग का विकास है वो औसत रूप से उतना नहीं होता है। हालांकि वह घर का सब काम धाम करती थी। उसके भोलेपन की वजह से जब उसके परिवार के लोग या आसपास के लोग हों, सभी उसको बड़े लाड़ प्यार से रखते थे, उसके साथ बड़े प्यार से पेश आते थे। और जैसे ही घर वालों को यह बात पता चली कि बिटिया तो आई नहीं, रात को धार्मिक कार्यक्रम गई थी। दरअसल इससे पहले भी वह अकेली जाती रही, तो इसलिए घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। वह जाती थी और चुपचाप वापस भी चली आती थी, लेकिन घर वाले उसको भूल जाते हैं और वह सो जाते हैं। तो उनकी सुबह आँख खुलती है तो दिन निकल जाता है, तो अपनी बेटी को पूछते हैं कि वह आई नहीं। दरअसल जो बेटी होती है वह थोड़ी मानसिक रूप से कमज़ोर होती है, यानी जो उसके दिमाग का विकास होता है वो औसत रूप से उतना विकास नहीं हो पाया। हालांकि वह घर का सारा काम करती थी। उसके उस भोलेपन की वजह से उसके और उसके आसपास के सभी लोग उसे लाड प्यार से रखते थे, उसके साथ बड़े प्यार से पेश आते थे। और जैसे ही घर वालों को यह बात पता चली कि बिटिया तो आई नहीं, रात को धार्मिक कार्यक्रम गई थी, उस वजह से घर नहीं लौटी, तो घर वाले आसपास के लोगों से पूछते हैं। तो आसपास के लोगों ने कहा तुम परेशान बिल्कुल मत हो, हम भी ढूंढते हैं। अब घर के, परिवार के आसपास के लोग सभी मिलकर उस बेटी को तलाशना शुरू कर देते हैं। वो नहीं मिलती। तभी गांव के ही कुछ लोग मशवरा करते हैं, कहते हैं हम इस सूचना को जाकर कोतवाली में देते हैं। पुलिस के पास तक यूं ही सूचना देनी चाहिए, क्योंकि बेटी को गायब हुए काफ़ी वक्त समय बीत गया है, इसलिए हमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। परिवार के कुछ लोग इकट्ठा होकर सीधा
नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पूरी कहानी, पूरा वाक़या बताते हैं कि रात इस तरह से गांव में ही एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ जाती है बेटी, फिर लौट कर नहीं आती है। इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और इस मामले में जांच की जाती है। हमारी बेटी को ढूंढने में मदद कीजिए। अक्सर होता क्या है, किसी भी मामले को लेकर बहुत गंभीरता से नहीं लेती पुलिस ने इस मामले को भी बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। शिथिलता के साथ जैसे जैसे अन्य गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है, वैसे ही इस रिपोर्ट को भी गुमशुदगी की तरह लिखा गया है। परिवार वालों ने कहा कि रिपोर्ट तो दर्ज कर लीजिए। आखिरकार पुलिस ने, परिवार वालों ने जब लगातार दबाव, प्रेशर बनाया तो पुलिस ने लगभग 36 घंटे के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की। लेकिन पुलिस ने शायद उतनी ईमानदारी से काम नहीं किया। आखिरकार पुलिस भी ढूंढने में जो भी अपना योगदान दिया सो दिया। परिवार के लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। यानी 30 जनवरी 2025 की रात को वो घर से निकलती है। 31 जनवरी को पूरा दिन गायब रहती है। 31 जनवरी की पूरी रात भी निकल जाती है। जैसे ही अगला दिन आता है यानी 1 फरवरी 2025 आता है तो गांव के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार सभी उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दरअसल गांव के एक स्कूल में है, स्कूल के बाहर एक शौचालय के बाहर लोगों की नज़र पड़ती है तो वहाँ पर कुछ कपड़े मिल जाते हैं। कपड़ों को देखकर लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया। परिवार के लोगों ने कहा ये कपड़े तो उस लड़की के ही हैं, यानी कि वो कपड़े जो हैं वो बिल्कुल खून से लथपथ थे। अब लोगों ने उन कपड़ों को देखने के बाद जहाँ से वो खून के छींटे थे, पता चला कि उस शौचालय से लेकर पास में जो गेहूं का खेत है वहाँ तक खून के धब्बे छींटे थे। लड़की के कपड़े तो मिल जाते हैं लेकिन लड़की कहाँ है? अब उस लड़की को तलाश करने के लिए लोगों ने चारों तरफ फैल गए, यह देखने के लिए कि आखिरकार लड़की होगी तो यहीं होगी, आसपास होगी। उन्होंने चप्पे को छान मारा। लगभग यानी कि गांव से लगभग 500 मीटर दूर एक सूखा नाला होता है। सूखे नाले के किनारे झाड़ियाँ होती हैं और झाड़ियों के किनारे पता चलता है कि वो लड़की मिल जाती है। यह लड़की पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके बाद जो हाथ पैर होते हैं वह बंधे हुए तो होते हैं। लोगों ने जब गौर से देखा तो उसकी आंखें भी नोच ली थी, साथ ही उसके हाथ पैर बांधे थे उनको भी तोड़ दिया था। प्राइवेट पार्ट या जो भी प्राइवेट अंग होता है वहाँ से बड़ी मात्रा में ब्लड बह चुका था, जिसकी वजह से भी ये दावा किया जाता है कि उसका ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब यह सूचना गांव वालों तक पहुंच जाती है। गांव के लोग जब दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं तो एक महिला बताती है कि एक पत्रकार को कि उस महिला के करीब मैंने जाकर देखा तो शरीर पर कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहां से ब्लड ना बह रहा हो। जैसे उसके साथ इतनी बड़ी मात्रा में हैवानियत हुई है, उसकी पॉटी तक निकल जाती है। अब यह दृश्य भी देखने के बाद जो उस लड़की की सगी बहन होती हैं, वो 4 बहनें होती हैं, वह तीसरे नंबर की लड़की थी जो इस घटना का शिकार हुई। उसकी एक बहन कहती है जो अपनी बहन को देखने के बाद बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है, ज़मीन पर गिरती है, ठीक वैसे ही गांव की 2 और औरतें भी गिर जाती हैं। जो दृश्य था वो इतना हृदय विदारक था कि इससे देखकर किसी की भी आंखों में आंसू निकल जाएं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। गांव वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद फिर पुलिस आती है। पुलिस के आने के बाद उस लड़की की लाश कब्जे में लेती है। लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यही पास में एक विधानसभा होती है, बताया जा रहा है वहाँ पर उपचुनाव चल रहा है और जो क्षेत्र के विधायक हैं अवधेश प्रसाद, वो भी सूचना पाकर मौके पर पहुंच जाते हैं। परिवार वालों से बातचीत करते हैं। बातचीत के बाद उन्होंने जानने की कोशिश की आखिर हुआ क्या था। तो परिवार वालों ने, जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि उसकी आंखें निकाल ली गई, उसके पैर तोड़ दिए गए
ऐसा लग रहा था जैसे कि पसलियां भी तोड़ दी हूँ। निजी अंगों से ब्लड बह रहा था, उसकी पॉटी तक निकल जाती है। 30 से ज़्यादा चोट के निशान थे। जैसे ही अब सांसद ने ये बातें सुनी, उन्होंने जाकर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो कहने लगे कि एक बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या जवाब दूंगा मैं। इस तरह की बातें कहते हैं। सांसद में जाऊंगा और इसका मुद्दा उठाऊंगा, सवाल उठाऊंगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वायरल मीडिया वाले इस घटना को कवर करना शुरू कर देते हैं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद तक भी बात पहुंच जाती है। वह संसद में होते हैं और संसद में बैठकर एक बेटी के लिए अपील करते हैं और कहते हैं कि मैं मोदी से ज़रूर पूछूंगा, ज़रूर, आखिर तुम बेटियों के बारे में इतनी बात करते हो तो, लेकिन इसके इस बेटी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो। अब लगातार पुलिस प्रशासन सरकार पर दबाव बन रहा था। अब चाहे वह राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या पूर्व मंत्री अखिलेश यादव हो, इस क्षेत्रीय सांसद के सभी मामले अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब यहाँ पर अधिकारियों का जमघट लग जाता है। अब इस घटनाक्रम के बारे में हर कोई जानने की कोशिश करता है। एक का नाम दिग्विजय सिंह होता है, दूसरे का नाम विजय साहू होता है, तीसरे का नाम हरिराम कोरी होता है। दरअसल मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले, कभी पेंटिंग का काम करने वाले किसी ने यह सूचना दी कि ये रात हाथ में शराब पी रहे थे, नशे में। पुलिस ने जब इनको हिरासत में लिया, हिरासत में लेने के बाद घटनाक्रम का तत्काल प्रभाव से खुलासा कर दिया। हाँ, इस घटना को इन्होंने ही किया है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, लेकिन रिपोर्ट न मीडिया वालों को बताई जाती है। मीडिया वाले पुलिस वालों के चक्कर काटते रहते हैं, अधिकारियों से पूछते रहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है। जो टूटने की बात चलती है, उसकी आंखें फूटने की बात चल रही थी, उसके हाथ पैर टूटने की बात चल रही है। इसमें कितनी सच्चाई, कितनी बातें। किसी भी पुलिस कभी भी किसी से भी कुछ नहीं बोल रही है। अभी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी तक लिया गया है। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है इस घटना में उनकी ही संलिप्तता है। क्या मसला है उसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल नहीं है। पुलिस वालों ने बातचीत नहीं की, हालांकि इतना जोर कहा था कि जो इसमें मेन आरोपी है उसका नाम दिग्विजय सिंह उर्फ